कार्बनिक रसायन विज्ञान में जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे होते हैं उनका संकेतन लिखने में या उनका नामकरण करने में ही हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो इस वाली वीडियो और अगली कुछ वीडियोस में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम चीजों का संकेतन और उनका नामकरण करना जान जाएं, और उम्मीद करता हूं कि बाकी चीजें यहाँ पर इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी। तो शुरुआत में चलिए हम सामान्य रसायन विज्ञान की ही बात करते हैं। और हम जानते हैं कि सामान्य रसायन विज्ञान में, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे कार्बनिक रसायन विज्ञान में, हम कार्बनों की श्रृंखला के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन है और हम जानते हैं कि इसके 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें ये 8 बनाना चाहता है, क्योंकि हम सामान्य रसायन विज्ञान में जानते हैं कि 8 एक जादुई संख्या होती है, यानी यह एक स्थायी संरचना प्रदान करती है। कार्बन के साथ बंध बनाने के लिए सबसे अच्छा साथी हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास इस तरह से 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे और इस प्रकार से बंध बनाकर खुश नजर आएंगे। मैंने कहा था कि 8 यहाँ पर जादुई संख्या होती है, लेकिन यह हाइड्रोजन और हीलियम के लिए लागू नहीं होता है। ये दोनों केवल अपने 1s कक्षक ही भर रहे होते हैं, तो इनके लिए यह संख्या केवल 2 होती है। तो अब यहाँ पर इन सभी हाइड्रोजनों को यह महसूस होता है कि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस कार्बन को यह महसूस होता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस अणु को हम कई सारे तरीकों से दर्शा सकते हैं। या तो हम इसे ऐसे दर्शा सकते हैं जिसमें हम अलग से यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन भी प्रदर्शित कर रहे हैं, या हम इसे छोटी छोटी रेखाओं से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए इस अणु को एक अलग तरीके से दर्शा लेते हैं। वैसे हम इस अणु को मीथेन कहते हैं, और वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इसे हम मीथेन क्यों कहते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। कार्बन और यह इस तरह से 4 हाइड्रोजनों से बंधित है, और यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यह प्रत्येक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहा है, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से है। अब आइए कार्बनों की एक थोड़ी लंबी श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए 3 कार्बनों वाली एक श्रृंखला देखते हैं। तो यहाँ पर यह पहला कार्बन है और इसके ये 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह यह दूसरा कार्बन है, इसके भी यहाँ पर 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। यह तीसरा कार्बन है और इसके भी यहाँ पर इस तरह से 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए, अगर ये कार्बन अयुग्मित रहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन इनके साथ बंधित होने वाले हैं। तो चलिए इन्हें हम प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अगर हम इस आणविक संरचना को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर असल में 3 कार्बन हैं और प्रत्येक कार्बन यहाँ पर 4 बंध बना रहा है। सबसे पहले यह कार्बन देखिए 3 हाइड्रोजनों और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला जो कार्बन है यह 2 कार्बनों और 2 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है। तो यह आणविक संरचना बनाना एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर बार बार ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन बनाना काफी समय लेता है और काफी इसे देखने में हमें समस्या भी होती है। तो कम से कम इस उदाहरण के लिए हम चाहेंगे कि इसे हम रेखाओं से प्रदर्शित कर लें, जैसे हमने यहाँ पर किया था। हालांकि इस आणविक संरचना को बनाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे इसी तरह बना रहे हैं। तो चलिए अब इस संरचना को हम रेखाओं से प्रदर्शित कर लेते हैं। यह कुछ इस प्रकार से आएगी। सबसे पहले हम 3 कार्बन बना लेंगे और यहाँ पर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, इस मध्य वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन। तो इस संरचना को हम ऐसे बना सकते हैं और यह बनाने में काफी साफ लग रही है और हमारा समय भी बचता है जब हम इसे ऐसे बनाते हैं। जब हम इसे ऐसे बनाते हैं तो काफी ज्यादा समय लग जाता है और यहाँ पर बार बार इस तरह से इलेक्ट्रॉन दर्शाना अच्छा नहीं लगता है। और साथ ही साथ इसमें एक और दिक्कत है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो ये सामान्य रूप से बनाना बेहतर नहीं होता है और हम इसे कुछ इसी प्रकार से दर्शाना अच्छा समझते हैं। अब देखिए, सामान्य रूप से 3 कार्बन वाली यह जो श्रृंखला है जिसमें केवल एकल बंध हैं, इसे हम प्रोपेन कहते हैं। तो चलिए हम इनके नाम भी अब यहाँ पर लिख लेते हैं। यह तो मेथेन है और देखिए
हम जानेंगे भी कि इसका नाम मेथेन कैसे आया है, और इसी प्रकार से इसका जो नाम है वह प्रोपेन होता है। अब इस प्रोपेन को हम और भी आसान तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग बंध दर्शाने की बजाय हम इसे कुछ ऐसे बना सकते हैं। देखिए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हम इस पूरे भाग को लेते हैं और इसे CH3 कह देते हैं। इसके बाद इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसे हम CH2 कह देते हैं, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसे हम यहाँ पर CH3 बना देते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज यह है, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे पास कौन सा संकेतन दिया गया है। जब तक हम उस संकेतन का उपयोग करते हुए इसकी वास्तविक आणविक संरचना बनाने में सक्षम हैं, तब तक हमारा सारा काम बन जाएगा। यानी हमें चिंता नहीं है कि हमें यह दिया गया है, यह दिया गया है या यह दिया गया है। जब तक हम एक का उपयोग करके इसकी वास्तविक संरचना बना सकते हैं, तब तक हमारा काम हो जाएगा। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसी चीज को प्रदर्शित करने का एक और आसान तरीका है। देखिए, हम चाहें तो इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे पास 3 कार्बन है, तो देखिए 1 2 3। तो यह चीज जो है, यानी यह जो संरचना है, इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यह आखिरकार कैसे संभव है कि यह संरचना हमें वही जानकारी देती है जो कि बाकी ये तीनों संरचनाएं हमें दे रही हैं। ऐसा आखिरकार कैसे संभव है? तो आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान में, और अगर विशेष रूप से कार्बनिक रसायन विज्ञान की बात की जाए, तो इस संरचना को हम रेखा चित्र या रेखा कोण चित्र कहते हैं। और यह कार्बन की श्रृंखलाओं को दर्शाने के लिए या कार्बनिक अणुओं को प्रदर्शित करने के लिए सबसे आसान संरचना और सबसे उपयोगी संरचना होती है। अब देखिए, इन संरचनाओं की तुलना में यह संरचना बनाना हमारे लिए सुविधाजनक है, क्योंकि यह बनाने के लिए इनकी तरह हमें बार बार यहाँ पर हाइड्रोजनों को प्रदर्शित करने के लिए H नहीं लिखना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप कल्पना कर ही सकते हैं कि जब हम यह संरचना बना रहे हैं, तो प्रत्येक अंत्य बिंदु यानी कि एंड पॉइंट पर हम एक कार्बन की कल्पना कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर दूसरा कार्बन, और यहाँ पर भी एक कार्बन होगा। और हम यह भी जानते हैं कि कार्बन 4 बंध बनाता है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के आवेश उपस्थित नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह कार्बन जब पहले से ही 2 बंध बना रखा है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, तो इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। फिर यह कार्बन पहले से 1 बंध बना रखा है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। इसी प्रकार यह कार्बन भी पहले से 1 बंध बना रखा है, तो इसके साथ भी ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। तो इस रेखा चित्र को बनाकर हमने वही चीज दर्शा दी है जो हमने यहाँ पर दर्शाई थी, यहाँ पर दर्शाई थी और यहाँ पर भी दर्शाई थी। यानी यह एकदम वही समान जानकारी हमें प्रदान करता है, और यह चीजों को काफी आसान बना देता है। कई बार हो सकता है कि आप इसी चीज को कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ भी देखें, जहां पर CH3 इस प्रकार से जुड़े हुए हों और बीच में यहाँ पर कार्बन हो। तो जब हम इसे इस प्रकार से बना रहे हैं, तो यह भी इसे दर्शाने का एकदम सही तरीका होगा। बस हमने यहाँ पर ये जो अंत्य बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर CH3 जोड़ लिए हैं और बीच में हमने यह कार्बन माना है। और जब हम इसे ऐसे दर्शा रहे हैं, तो हम पहले से ही यह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। तो इसे इस प्रकार से बनाकर हमने इस तरीके को इसमें शामिल कर लिया है, जब हमने यहाँ पर CH3 जोड़ दिए हैं। और यहाँ पर यह जो कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। तो आपको बता दूं कि कार्बनिक श्रृंखलाओं और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने के लिए हमारे पास ये कुछ एकदम सही तरीके होते हैं।